तो मौजूदा समय में आकर्षण जो है कम हुआ है मनी बैक पॉलिसी का। लेकिन अनिल जी, एक सवाल हमारे दर्शक ईमेल के जरिए पूछना चाहते हैं। फरीदाबाद से सौरभ किशोर का सवाल हमारे पास आया है। दरअसल ये जानना चाहते हैं कि बीमा के लिहाज से मनी बैक पॉलिसी, टर्म प्लान और यूलिप में से कौन सा विकल्प बेहतर है? देखिए, तीनों के पर्पज अलग अलग हैं। अगर आप यंग हैं और अभी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपके सिर पे और सिर्फ प्रोटेक्शन आपका एकमात्र उद्देश्य है, फिर तो आप टर्म प्लान लें। लेकिन अगर आपकी शादी हो चुकी है, 1-2 बच्चे हैं, उनके गोल्स वगैरह सामने हैं, आपको पूंजी भी चाहिए होगी, आपको निवेश भी करना पड़ेगा ताकि आप सारे अपने सोशल गोल्स पूरे कर सकें, फिर यूलिप बेहतर होगा। और सबसे अच्छा तो यह है कि अगर आप दोनों में पैसा बांट के लगाएं। मनी बैक पॉलिसी को तो आप भूल ही जाएं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि वो तो किसी भी तरीके से उपयुक्त नहीं है। वो एक अलग वक्त था जब एजेंट लोग ये लालच देके कि आप आज अभी 5,000 रुपया साल का भर रहे हैं, 5 साल के बाद आपको कुछ पैसा वापस मिल जाएगा, उससे फिर आप अगला प्रीमियम भर देना। लेकिन वो उसमें सिर्फ इंश्योरेंस होती थी, रिटर्न बिल्कुल नहीं आती थी। तो उसको तो आप भूल ही जाइए। और टर्म प्लान और यूलिप का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो सबसे बेहतर एक विकल्प है। तो टर्म प्लान और यूलिप से अगर कंपेयर करें तो मनी बैक पॉलिसी कहीं पर भी नहीं ठीक बैठती आज के समय में। लेकिन अनिल जी, इतना सब कुछ जानने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति मनी बैक पॉलिसी में निवेश करना चाहता है तो उसे कितने साल तक प्रीमियम भरना चाहिए? नहीं, देखिए, इंश्योरेंस कंपनी का एक रूल है कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया शुरू में, आपको उसी के अंदर ही, उसी दायरे में ही रहना पड़ेगा। और मनी बैक पॉलिसी हो या कोई भी प्लान हो, जितने साल का भी आपने एक अनुबंध किया है, एक आपने कमिट किया है कि आप 15 साल या 20 साल प्रीमियम भरेंगे लगातार, तो उतने साल लगातार भरें। अगर आपके बीच में ऐसी मंशा है, बीच में ऐसे आपके माइंड में कुछ प्लान है कि आप 8-10 साल के बाद छोड़ देंगे, तो बेहतर ही है कि आप वो प्लान ना ही लें, क्योंकि फिर वो लैप्स हो जाएगा और उसमें आपको नुकसान होने के ज्यादा चांसेस हैं। पहले से ही आप देख लें कि आप कितना इजीली अफोर्ड कर सकते हैं और लगातार प्रीमियम एंड तक भरेंगे। अगर वो 15 साल है, 20 साल है, तो 20वें साल भी आप प्रीमियम भरेंगे, तभी आप उस प्लान में एंटर करें, नहीं तो आपको फायदे की जगह नुकसान ही मिलेगा। और अनिल जी, अब अगला सवाल हम ले लेते हैं। सवाल लुधियाना से हमारे पास आया है। रंजना भाटिया का ईमेल हमारे पास आया है। दरअसल रंजना का ये कहना है कि उनके पति का देहांत हो चुका है, उनको 15-16 साल के बाद बेटी के भविष्य के लिए 40 लाख रुपए की जरूरत होगी। वो कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहती, तो वो जानना चाहती हैं कि उनके लिए मनी बैक पॉलिसी कैसी रहेगी। देखिए, 15 साल में अगर आपको 40 लाख रुपए चाहिए और मनी बैक प्लान में आप निवेश करने की सोच रहे हैं, तो फिर तो प्रीमियम बहुत ही ज्यादा होगा, शायद इनके बूते के बाहर होगा। मैं आपको मोटा मोटा हिसाब लगा के बताता हूं कि इनको तकरीबन साल का 2 लाख रुपया जमा करना पड़ेगा, ये 40 लाख जोड़ने के लिए 15 साल के बाद। जो आई डोंट, पता नहीं मुझे कि ये अफोर्ड कर सकती है कि नहीं कर सकती है, लेकिन इनके लिए बेहतर विकल्प है। मनी बैक पॉलिसी को भूल जाएं, उसके कोई फायदे नहीं है, वो एक छलावा है। उसमें जो पैसा आपको वापस मिलता है 5 साल के बाद, वो आपका अपना ही प्रीमियम वापस मिलता है, कोई अलग से प्रॉफिट नहीं होता उसमें जो IRR है वो सिर्फ 3 से 4% की होती है, जबकि मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, महंगाई जो हमारी कंट्री में है वो ही 7-8% की चल रही है। तो वो तो एक नुकसान का सौदा है। इनको चाहिए कि ये यूलिप प्लान को स्टडी करें। अगर ये जॉब करती हैं, तो इन्होंने ये नहीं बताया कि इनके हस्बैंड का तो देहांत हो गया, खुद ये काम करती हैं कि नहीं। अगर ये खुद नौकरी पेशा है तब इनको यूलिप प्लान मिल सकता है। अगर ये नौकरी पेशा नहीं है, उनके पास कुछ सेविंग्स है, तो फिर इनको चाहिए कि म्यूचुअल फंड्स के जरिए अपनी पूंजी को बढ़ाएं, जिसमें इनको मार्केट रिलेटेड रिटर्न मिलेंगी। तकरीबन उम्मीद करते हैं कि अगर सब कुछ ठीक ठाक चला, इकोनॉमी 8% से ग्रो करी, तो 15 से 18% तक की रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। और उसके चलते ये एक अमाउंट तय करके 40 लाख के अपने गोल पर पहुंच सकते हैं। तो रंजना जी, उम्मीद करते हैं कि जल्दबाजी आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपकी जरूरत बहुत ज्यादा है 15-16 साल के बाद। ऐसे में सोच समझकर आप निवेश करें और आपके लिए यूलिप प्लान ज्यादा बेहतर रहेगा। अनिल जी, बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। टैक्स चुकाना कानूनी रूप से जरूरी तो है ही, लेकिन कई बार लोग पूरा और सही टैक्स नहीं चुका पाते। हो सकता है कि टैक्स पेयर ने जानबूझकर टैक्स नहीं छुपाया हो, फिर भी टैक्स के उस कानून के बारे में जानना जरूरी है जिसे आम लोग इनकम टैक्स रेड या सर्च कहते हैं। गिरीश जी, जिस तरह से लोगों को अपनी संपत्तियों की पूरी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को देनी होती है, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर या फिर अनजाने में ये जानकारी नहीं दे पाते, और जब इनकम टैक्स विभाग सर्च और सीजर जैसी कुछ कार्रवाइयां शुरू करता है तो लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर सर्च और सीजर होता क्या है? देखिए, ऐसा होता है कि सर्च सीजर किसी की प्रिवेसी में आपने रेड करा है, किसी के प्रीमाइसिस पे, किसी के रेजिडेंस पे। ये जो इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कलेक्ट करता है कि कोई आदमी टैक्स अवेड कर रहा है, उसके पास कोई मनी है, बुलियन है, ज्वेलरी है जो अनडिस्क्लोज्ड है, तो ये रेड किया जाता है किसी के घर पे।
जब घर पर, उसके ऑफिस पर, उसके गोडाउन्स पर, उसके ऊपर रेड किया जाता है। रेड को कहते हैं सर्च करना, और जब सर्च करके जो चीजें अनडिस्क्लोज पाई जाती हैं उसको सीज करना, उसको सीजर बोला जाता है। तो सर्च के टाइम पर जो भी अनडिस्क्लोज्ड मनी पाई गई, बुलियन पाया गया, ज्वेलरी पाई गई, कोई और वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग पाई गई, उसका वो सीजर मीमो बनाकर सीज कर अपने साथ ले जाते हैं, और फिर आपको उसका सोर्स बताना पड़ता है, और सोर्स बताकर ही आपको वापस मिलेगा। नहीं तो जब तक आपका फाइनल सर्च एंड सीजर की असेसमेंट नहीं हो जाएगी तब तक आपको वो चीजें वापस नहीं मिलती। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अनडिस्क्लोज प्रॉपर्टी का सोर्स बताने के बाद ही वो प्रॉपर्टी आपको वापस मिल पाएगी। लेकिन गिरीश जी, रेड, सर्च और सर्वे में अंतर क्या कुछ होता है? कोई रेड और सर्च में डिफरेंस नहीं है, सर्च और सर्वे में डिफरेंस है। रेड तो सर्च ही रेड होती है, सर्वे और सर्च में फर्क है। सर्वे बिजनेस प्रीमाइसेस का होता है, रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस का नहीं होता। और जो सर्च है वो रेजिडेंशियल सर्वे किसी भी जगह की हो सकती है, चाहे आपकी रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस हो, कोई बिल्डिंग हो, कोई वेसल हो, कोई व्हीकल हो, कोई एयरक्राफ्ट के, किसी की भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन जो सर्वे होता है वो सिर्फ बिजनेस प्रीमाइसेस का होता है, और सर्विस ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स होता है। जबकि सर्च नॉर्मली देखा गया है कि मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में किया जाता है, लेट आवर्स में किया जाता है, वो ऑफिस आवर्स में जरूरी है ना हो। तो इसलिए सर्च जरा ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ज्यादा रेड है, उसको बिल्कुल रेड कहते हैं। और सर्वे के केस में तो ये फाइंड आउट करने के लिए आते हैं कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर्ली मेंटेन किए कि नहीं किए, आपका जो स्टॉक है वो ठीक है कि नहीं है, एज पर दी रिकॉर्ड्स है कि नहीं है। सर्वे में तो बिजनेस की चीजें देखी जाती हैं, और सर्च में तो पूरी डिटेल पड़ी जाती है कि किसके पास कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, कैसे इसने इनकम कमाई, कहां से इसकी आई, क्या इसकी रिटर्न गई, क्या इसका डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट है, क्या नहीं है, वो सब सर्च करेगा। और गिरीश जी, अब अपने दर्शकों के सवाल हम लेना शुरू करते हैं। एसएमएस के थ्रू एक सवाल हमारे पास आया है सूरत से धीरू भाई पटेल का। दरअसल वो जानना चाहते हैं कि क्या किसी मामले में अमाउंट के आधार पर तय होता है कि वहां रेड होगा या फिर सर्च? नहीं, देखिए, सर्च के केस में तो इंफॉर्मेशन जो जाती है वो उसके कुछ सेक्शन 132 में कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहले तो सर्च जो ऑर्डर देता है वो हाईएस्ट अथॉरिटी इनकम टैक्स की देती है, जैसे डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन, या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, और कभी कभी ज्वाइंट कमिश्नर और ज्वाइंट डायरेक्टर। दे शुड हैव इंफॉर्मेशन इन देयर पोजेशन एंड रीजंस टू बिलीव कि ये जो आदमी के पास कोई मनी है, कोई बुलियन है, कोई ज्वेलरी है, कोई वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग है जो उसने डिस्क्लोज नहीं की या वो डिस्क्लोज नहीं करेगा, ये इंफॉर्मेशन उनके पास होती है। वो इंफॉर्मेशन हो सकता है किसी ने उनको कंप्लेंट की हो, या इंफॉर्मेशन वो गैदर कर रहे हो, या कहीं और रिकॉर्ड से मिली हो, या दूसरे के रिकॉर्ड से मिली हो। उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर वो सर्च करते हैं, और वो बिजनेस प्रीमाइसेस की सिर्फ नहीं करते, और एवरीथिंग जो पॉसिबल है आपके अगेंस्ट में, जो आपका व्हीकल है, आपका कोई घर है, आपके गोडाउन है, ऑफिस है, सब चीज की सर्च कर वो ये निकालते हैं कि कोई ऐसी एसेट्स तो नहीं है जो अनडिस्क्लोज्ड हो उसको। तो गिरीश जी, अगला सवाल हम ले लेते हैं। हमारे एक दर्शक ने ये सवाल पूछा है, ईमेल के जरिए हमारे पास ये सवाल आया है। मुंबई से हमारे एक दर्शक संजय पाटिल दरअसल ये जानना चाहते हैं कि क्या सर्च को लीगली चैलेंज किया जा सकता है? देखिए, सर्च में सिर्फ यही चैलेंज हो सकता है कि उसके पास रीजंस टू बिलीव नहीं थे, या इंफॉर्मेशन इन पोजेशन नहीं थी, कि रिवेंज की वजह से की, हमारी प्रिवेसी में आई, क्योंकि यू आर एंटरिंग इनटू अ प्रिवेसी ऑफ समबडी अनलेस एंड अनटिल देयर आर रीजंस टू बिलीव, एंड वो भी रीजन उनके पोजेशन में हो। तो कई बार आदमी ये रिट फाइल करता है कि सर इनके पास रीजंस नहीं थे, ये इनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, इन्होंने तो मेरे रिवेंज की वजह से किसी और कारण से किया, इनके पास रीजन नहीं थे, इसलिए कई बार रिट फाइल कर दी जाती है कि ये सर्च को वॉइड घोषित किया जाए। लेकिन अदरवाइज सर्च कभी भी डिपार्टमेंट नहीं करता जब तक कि उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन और सर्वेलेंस करके पूरी इंफॉर्मेशन गैदर ना कर ले, तब तक वो सर्च अधिकतर करते नहीं। तो गिरीश आहूजा जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और सर्च और सीजर के बारे में विस्तार से हमें जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।